तो यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। इसमें 300 से भी ज्यादा किसान संगठनों के हिस्सा लेने की बात कही जा रही है। यह दावा किया जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि यह किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। सुबह से ही मुजफ्फरनगर की सड़कों पर किसान दिख रहे हैं और हजारों किसान उस जैसी मैदान में मौजूद हैं जहां ये महापंचायत हो रही है। तो इससे कहीं ज्यादा किसान सड़कों और मैदान के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भीड़ दिखाई दे रही है और उन्होंने लिखा है कि हमें किसानों का दर्द समझने की जरूरत है। वरुण गांधी ने लिखा है कि आज मुजफ्फरनगर में लाखों किसान प्रदर्शन में जुटे हैं, वे हमारे अपने ही खून हैं। हमें उनके साथ दोबारा सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए, उनके दर्द, उनके नजरिए को समझें और जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 3 कानून लागू किए थे और इन्हीं तीनों कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर गारंटी का कानून लेकर आए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं ले सकती। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसी रस्साकशी के बीच किसानों की महापंचायत आज यूपी के मुजफ्फरनगर में हो रही है, जिसके समर्थन में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी उतर आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी बटी हुई दिखाई दे रही है या फिर वरुण गांधी का किसान आंदोलन को समर्थन करना किसी बगावत का संकेत है। सवाल यह भी कि क्या मोदी सरकार पुनर्जीवित होते किसान आंदोलन के मद्देनजर एमएसपी का कानून बनाएगी। खबरनामा में कुछ ऐसे ही धारदार सवालों के साथ बीजेपी कांग्रेस नेताओं से करेंगे आज की डिबेट। भी बोला हूं, लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिली। समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय टीम गठित की है, प्रयास कर रहे हैं इस पर। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी और रत्नाकर आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। अश्विनी शाही जी, क्या ये वरुण गांधी का जो ट्वीट है ये आपके खिलाफ बगावत है या किसानों से प्रेम है? बीजेपी का क्या पक्ष है इस पर? पवन जी, ये कोई बगावत का कहीं पर अगर आप कुछ भी उसका परसेप्शन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन माननीय वरुण जी ने जो ट्वीट किया है उसको सोचने और सोचनी चीज है। किसान हमारे अन्नदाता थे, हैं और रहेंगे। वहाँ जो लाए गए हैं हमारे देश के, उसमें चाहे नेताओं के साथ आए हों या किसी विरोधी दल के लोगों के साथ आए हों, वो हर परिवार, आदमी कहता है 70 से 80% जो है हम लोग किसान परिवार से आते हैं। हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। हमारे पिता भी किसान खेती करते हैं। सबके गांव हैं, घर हैं। बहुत कम लोग हैं जिसके गांव घर नहीं है, जहाँ खेती नहीं है। तो सारे किसान के बेटे हुए। तो उन्होंने उनके दर्द के बारे में कहा है कि किसानों का दर्द समझना चाहिए, हमारा खून है उनके अंदर। सरकार वो भी कर रही है, उसमें कोई बगावत की चीज नहीं है। अगर उन्होंने, हम तो पूरा पक्ष रख रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, तो क्या बगावत कर रहे हैं वो लोग? ऐसा कुछ नहीं है। ये समझने की चीज है कि उन्होंने किसानों का के साथ एक हमदर्दी जताई है और कहा है, और सच कहा है उन्होंने, किसान भाई आए, किसान नेता आए। एक किसान नेता ने किसानों को पेंडुलम बना दिया है। किसान के नाम पर वो लोग आजकल सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। जो ये हो रहा है, अभी आज महापंचायत हुआ,
इसमें हल्ला मचाया गया। 300 संगठन है, 400 संगठन है, लेकिन 40 संगठन का किसान संयुक्त किसान मोर्चा है। वो 40 किसान के जितने संगठन है वो लोग आए, और लोग कहां से लाए गए थे ये भी आप लोगों को पता है। आपके सारे मीडिया के पत्रकार थे वहां, सब लोग थे। कहां से कैसे आए थे? लाख 50, 60, 70 हजार की भीड़ थी, भीड़ रही होगी, आए होंगे लोग। किसानों का क्षेत्र है, वहां पर आए होंगे लोग। लेकिन ये किसान बहाना है, सत्ता निशाना है। सिर्फ मोदी और योगी का विरोध करने के लिए ये सब पूरी चीजें हो रही हैं। ये महत्वाकांक्षा जो है राजनीतिक है। तो ये वरुण गांधी जी ने जो ट्वीट किया है ये भी किसान बहाना है और सत्ता निशाना है। ये जो आज महापंचायत हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वरुण जी ने जो कहा, देखिए कुछ उनके विचार हो सकते हैं, उनको दर्द लगा है, दर्द है वह किसानों को ये महापंचायत के जो तथाकथित किसान नेता हैं, जो सत्ता के कांग्रेस और सपा बसपा के जाल में फंस गए हैं, इन लोगों को वो करने के लिए कि किसान भाई इनसे दूर हैं, किसान हमारे वहां नहीं है। ये किसान नेता उनको बरगलाकर आज क्यों नहीं, एक इतने दिन से चल रहा है। आप टिकरी बॉर्डर पर दिखाइए कितने लोग हैं, 100 भी नहीं है। गाजीपुर पर 100 भी नहीं है। तो कहां से आ गए? ये आज लाए गए हैं। इसलिए वो दर्द जो है उनका झलकना ठीक है, कहीं कोई जायज नहीं। हमारे किसान भाइयों के लिए दर्द है तो उचित है। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, वरुण गांधी जी जो हैं अभी उनका एक तरीके से विरोधाभासी बयान आया है। इससे पहले मैंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान चला के सुनाया, करीब 30 मिनट में। वो तो इनको इन किसानों को किसान मानने के लिए ही तैयार नहीं थे जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल ही उलट वरुण गांधी का जो ट्वीट आया है वो कह रहे हैं कि ये हमारा ही खून है और इनके साथ हमको दोबारा से बातचीत शुरू करनी चाहिए। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी इनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी की तरफ कुछ प्रपोजल उनका जा रहा है इनडायरेक्टली? रत्नाकर जी, पे जो किसानों के प्रति उनकी संवेदना आई है, मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं गांधी जो उनका सरनेम है उसका उन्होंने हक अदा किया है, और किसानों के प्रति जो एक अपना कंसर्न जो अपना दिखाया है वो कहीं न कहीं एक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है जिसमें गांधी परिवार पार्टी को जो चला रही है, जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, कहीं न कहीं वो किसानों के प्रति चिंतित है और उनके समर्थन में आज खड़ा है। उसी तरह वरुण गांधी जी भी अगर इस तरह का जो कंसर्न दिखाए हैं तो एक अच्छी बात ही है। देखिए वो मोदी नहीं है, वरुण गांधी मोदी नहीं है, ना ही वो नीरव मोदी है, ना ही वो ललित मोदी है, ना ही वो नरेंद्र मोदी है। नीरव मोदी, ललित मोदी तो देश को लूट के भाग गए। अभी नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, बाकी जो अंबानी और अडानी के अपने मित्रों को ये इस तीनों की कृषि कानून के माध्यम से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देश का जो अन्नदाता है असल में वही भारत माता है। आज किसानों की हजारों की संख्या में जो भीड़ आप देख रहे हैं वहां पे, वो भीड़ यह चीख चीख के कहती है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज किसान 9 महीने से बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं और उसमें से 600 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वह 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि जैसा अश्विनी जी अभी कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में वहां पे बैठे हुए हैं। आप तीनों काले कानून क्यों नहीं वापस कर देते? आप वापस करिए, देखिए वो कल से धरना प्रदर्शन सवाल बंद हो जाएगा। आपकी तरफ दिया था, या तो आरोप जो है रत्नाकर जी, आवाज जा रही है अश्विनी जी, जो आप मुझे सुन पा रहे हैं रत्नाकर जी? जी 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 बिल्कुल। मैंने आपसे बीच में एक छोटा सा एक पुट दिया, आपने उसको पकड़ना नहीं चाहा या आपने जानबूझकर पकड़ा नहीं। अब मैं स्पष्ट बोल देता हूं आपको, बीजेपी जो है वो आंदोलनरत किसानों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अब वरुण गांधी जो हैं वो उन्होंने ट्वीट किया है, और आपने भी अभी एक शब्द कहा कि गांधी सरनेम। 2014 में उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं किया था। 2019 में उनकी माताजी को भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, अभी भी वो हाशिए पे चल रहे हैं। 2017 का जब विधानसभा चुनाव होने को आया तो एकाएक वरुण गांधी की हनी ट्रैप की एक सीडी जारी कर दी गई। कहां से आई, किससे आई और किसने जारी की, कुछ नहीं पता चला। लेकिन उसके बाद उनका जो सीएम कैंडिडेट को लेकर एक नाम चल रहा था वो साइडलाइन कर दिया गया। तो क्या अब वरुण गांधी का इस तरीके से बयान सामने आना क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ कोई हाथ बढ़ाने का संकेत है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें वरुण गांधी
क्या निर्णय लेते हैं और अपनी पार्टी को किस तरह से देखते हैं वो उनका निजी मामला है। उस मामले पे कांग्रेस पार्टी कुछ कहना नहीं चाहती। रही बात जो कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतागण कहते हैं वो इनको किसान नहीं मानते। आज हजारों की संख्या में जो वहां पे मुजफ्फरनगर में जो किसान एकजुट हुए हैं, क्या वह किसान नहीं है? कौन है वह? ये लोग तो उनको आतंकवादी कहते हैं। इनके कृषि मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनको मावाली कहती हैं। तो आप समझ जाइए इनकी मानसिकता क्या है। ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि कृषि वो किसान नहीं है, वो मवाली है, आतंकी हैं जो भाड़े से बुलाए गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सही मामले में देखिए आज 600 किसान वहां पे बॉर्डर पे जो है आंदोलन करते हुए शहीद हो गया। इनको कोई चिंता नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, बैठ के चैनल पे आते हैं और कहते हैं कि हमको एक फोन कॉल करिए, हम आपसे एक फोन कॉल दूर हैं। आज किसान पूछते हैं, किसान नेता भी पूछते हैं कौन सा नंबर है, जरा हमको नंबर भी तो बता दीजिए। वो नंबर बता दीजिए, हम फोन करने को तैयार है। हम तो हमेशा मीटिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं दिखावा करती है यह भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। यह किसानों से 11 दौर की वार्ता जो कर चुकी है, वह वार्ता में क्या हासिल हुआ? अगर इनकी मंशा कहीं पे अगर किसानों की बातों को सुनने का रहता तो आज हल निकल गया रहता, 9 महीने का टाइम नहीं निकला होता। लेकिन 9 महीने के दौरान इन्होंने 11 दौर की वार्ता करने के बाद आज उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई। सिर्फ टीवी के माध्यम से इनका जो है सगुफा जो है लोगों को मिलता रहा है। देखिए कहीं ना कहीं वो हमारे अन्नदाता हैं। आज वो भारत माँ के पुत्र हैं। अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनकी चिंताओं को नहीं देखेंगे तो मोदी ऐसी सरकार की क्या ऐसी आवश्यकता है जो किसानों की बात नहीं सुनती, जो किसानों का हक नहीं सुनती। यह सरकार, मोदी सरकार, सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बैठी है। आज भी देख रहे हैं निजीकरण के माध्यम से किस तरह से देश को ये निजी हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। तो यह समझ सकते हैं। लौटते हैं आपके पास। आप वरुण गांधी को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे और ये किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अश्विनी शाही जी, आखिरकार क्या दिक्कत है वरुण गांधी के साथ? ना तो आपने जब मोदी कैबिनेट का भी विस्तार होने वाला था वो भी टॉप 10 में चल रहे थे कि उनको जगह मिलेगी, लेकिन उनको जगह नहीं मिली और तमाम लोगों को जगह मिल गई। पूरे देश के, आप तो बताते हैं कि पूरे देश का समायोजन कर लिया, लेकिन आपने अपने साथ एक इकलौता जो गांधी खानदान का एक शख्स आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है, उसको ही कहीं समायोजित नहीं कर रहे आप? पवन जी देखिए, ये मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का केंद्र में और सभी माननीय मुख्यमंत्री लोगों का राज्य में विशेषाधिकार है। इसको हम मीडिया पर नहीं तय कर सकते। न कांग्रेस भाजपा के लिए करेगी, न भाजपा कांग्रेस के लिए करेगी, और मीडिया तो कतई नहीं करेगी जी। इसलिए इस परसेप्शन को दूर रखा जाए। हमारे पास लगभग 300 से ऊपर सांसद हैं। मंत्री हमको उसमें से चुने हुए लोगों को बनाना है, तो क्या वरुण गांधी जी की आपको नजर आ रहे हैं? और बाकी जो मंत्री नहीं बने वो भी तो हैं। सबको साथ लेकर चलना होता है पवन जी। और यहाँ पर जो है वो हम लोगों को, वो हमारे अधिकार से बाहर की चीज है, इसलिए उस पर विचार नहीं करना है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, ये वरुण जी के विचार है। पहले मैंने कहा वरुण जी को अगर कोई दर्द हुआ होगा तो उन्होंने कहा है। यहाँ तो बहुत कुछ चीजें कही जाती हैं। अभी रत्नाकर जी ने हमारे सही कहा है या गलत कहा है, ये भी जरा स्पष्ट करिए। अभी अरे रत्नाकर भाई सुन लीजिए, अभी रत्नाकर जी ने, आप ही के पर आ रहा हूं, मीनाक्षी लेखी जी का जिक्र किया आपने, उन्होंने माफी भी मांग ली शायद अपने बयान के लिए। लेकिन जब हमारे यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो खून का सौदागर सोनिया जी किसको कहती हैं? एक देश के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कौन कहता है? बालाकोट में जब हम घुस के मारने की हिम्मत करते हैं तो ये कौन कहता है कि कौआ मारे गए थे और चिड़िया मारी गई थी? ये लोग कहते हैं, ये भी कहने का काम करते हैं। तो हम तो कहते हैं और डंके की चोट पे कहेंगे, ये तथाकथित किसान नेता जो बैठे हुए हैं, इनकी हमेशा से महत्वाकांक्षा रही है राजनीतिक। ये तो बहाना है किसान, जो हमारा अन्नदाता है उसके कंधे पर ये राकेश टिकैत जी जो हैं, इनको मैं राकेश डकैत भी कहता हूँ। लूंगा, ये कौन से नेता की भाषा है, कौन से किसान की भाषा है, जरा बता दीजिए। किसका बक्कर वो उखाड़ेंगे? उन्होंने कहा था एक दिन संबित पात्रा जी के साथ उनकी बहस हो रही थी,
किस तरीके से निचले स्तर के शब्दों की उन्होंने घोषणा की थी वहां पर। तो ये किसान नेता नहीं है। एक नेता और आते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव जी। वो सारे विशेषज्ञ हैं सभी विषयों के। जब केजरीवाल जी आंदोलन करते थे तो उसके विशेषज्ञ थे, लोकपाल के। आज किसान हो गए, कल वो वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे किसान नेता जो हैं, ये तथाकथित, जो इसको जनता ने अपने यहाँ से जमानत जब्त करके भगा दिया है, वो है ये योगेंद्र यादव, वो है ये राकेश टिकैत। और आज इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए द्वारा जो शासन देश में किया गया, सरकार जो चलाई जा रही है, उसका विरोध करने के लिए और मोदी विरोध करने के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। और इनका भी हश्र सही होगा, वही होगा जो माननीय केशव जी ने अभी कहा कि इनका भी हश्र सीए आंदोलन का होगा। सीए आंदोलन भी बहुत तगड़ा आंदोलन था। आने देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूँ, रत्नाकर जी आप भी और पवन जी आप भी इसको थोड़ा अंडरलाइन करके सुनिएगा। ये लोकतंत्र है, किसी की भी सरकार आती जाती रहती है जी। अगर यही हाल रहा और इन ब्लैकमेलरों के साथ अगर लोग, ये जो मंच पर बैठे हुए आज थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, नीचे वाले तो हमारे किसान अन्नदाता हैं, मैं उनको मानता हूँ। इनकी चीजें अगर मानी गई ना पवन जी, तो आने वाली कोई भी सरकार किसानों के हित के लिए कुछ भी करने में हिचकेगी, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि किसानों का हित हो। ठीक है, कोई भी करेगी उसको ले आकर ये लोग वोट की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स पर करना शुरू कर देंगे, इसलिए कोई नहीं करेगा। अश्विनी साई जी, दो चीजें आपसे। पहली चीज तो ये कि आपने कहा कि आंदोलन सीए का देखा था, शाहीन बाग का आंदोलन खत्म होने के बाद क्या हर्ष हुआ था? हर्ष तो ये हुआ था कि बीजेपी दिल्ली हार गई। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री घर घर गली गली पर्चा बांटते हुए देखे गए, फिर भी आप दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, चलो आपने ये स्वीकार किया कि मंच के नीचे वाले जो बैठे हुए वो किसान हैं, उनमें से किसी से पूछ लीजिए, आप पूछ लेते, वो भी बोल रहे हैं कि एमएसपी का हमको कानून दे दो, एमएसपी की गारंटी का कानून दे दो। तो एमएसपी की गारंटी के कानून में क्या दुविधा है? ये दो चीजें स्पष्ट कीजिए अश्विनी साई जी। कानून देखिए पवन जी, उन बेचारों को आप देखिए, आपके पास चौथे स्तंभ है, आपके पास बड़ा अच्छा तंत्र है, और आप इस पर एक सर्वे करा लिए होते और जितने लोग आए होते उससे सिर्फ आप पूछ लेते 3 कानून क्या है। किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ लोग बरगला रहे हैं और उन बेचारों को खेतों में जो काम कर रहे हैं उनको उठाकर अपने सभाओं में ले आने का काम कर रहे हैं। एक एक नंगा सच अभी रत्नाकर जी ने कहा ना, आतंकवादी कहने का काम किया। हाँ, कहा आतंकवादी, खालिस्तानी कहा। आप मना कर दें कि खालिस्तानी झंडे नहीं लगे थे वहां। आप मना कर दीजिए कि पंजाब में 1500 टावर नहीं तोड़े गए। आप मना कीजिए टिकरी बॉर्डर पर बलात्कार नहीं हुआ। आप मना दीप सिद्धू नहीं मारा गया किसी को। जो था ठीक है, लेकिन अश्विनी जी, एमएसपी के कानून में क्या दिक्कत है? अगर किसान अपनी कोई उपज लेकर आ रहा है तो उसको क्यों ना पता हो कि मैंने भाई गेहूं उगाया है, इसके लिए कम से कम मुझको जो 1900 रुपए सरकार की तरफ से 1900 कुछ रुपए निर्धारित किए गए हैं वो मेरे सुरक्षित है, उतना मिलेंगे। एमएसपी का मतलब ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, मिनिमम। तो मिनिमम की गारंटी तो हो ना सर, मैक्सिमम छोड़ दीजिए। अगर वो गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसको 20 रुपए मिल जाए, 25 रुपए मिल जाए, 30 रुपए मिल जाए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम तो रहे कम से कम सर। यही पवन जी, यही सवाल है। अच्छा किया आपने, बहुत सही टाइम पर पूछा आपने इस चीज को। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है, इन लोगों का कहना है, अभी राकेश टिकैत जी भाषणों में कह रहे हैं मंडियां बंद हो रही हैं। कहीं मंडी कोई बंद हुई तब से? मंडियों के लिए जमीन आवंटित और पैसा आवंटित किया जा रहा है। आता हूं रत्नाकर जी, आता हूं मैं आपके सवाल पर। पवन जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बाजार का प्राइस, आज अगर आप लेकर जाते हैं कहीं भी, मैं कह रहा हूं आज एक किसी भी दिल्ली मंडी का एक उदाहरण ले लीजिए। मेरे पास गेहूं है, मैं लेके पहुंचा हूं, और मेरे गेहूं का अगर सपोर्ट प्राइस है 2000 रुपए, मान लीजिए 2000 रुपए में हम गेहूं बेचते हैं, उसमें हमारा लगभग जो है 15, 17, 18% टैक्स लगता है। वहां पर हमको मिल गया, हमने बेच दिया। लेकिन अगर उसी बगैर टैक्स के हमको रत्नाकर जी अगर मंडी के बाहर बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि 2050 रुपए आपको दे रहे हैं, सरकारी मंडियों में टैक्स हटा दीजिए ना। हमने सरकारी व्यवस्था को क्यों आप नेस्तनाबूद करने के चक्कर में हुआ ना, किसान का फायदा होने के लिए, करने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने ये कानून दिया है। और अभी भी मैं कहता हूं, देखिए टेक्निकल चीज हम लोग छोड़ रहे हैं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कभी किसान नेता उसकी बात करते हैं? उन्होंने तो कमेटी को मानने से इनकार कर दिया था।
और आज उस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो यानी आपने कि सर सारा उनको कुछ माननीय बताया, लेकिन सुप्रीम ये नहीं कोर्ट पर भी बताया कि भरोसा आप नहीं है। एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। बाकी सब छोड़ दीजिए, कम से कम अगर यही आप एक कानून, आपने एक बिजली बिल को लेकर जो हंगामा चल रहा था, पंजाब के किसान कर रहे थे, उस पर आपने एक सहमति, आम सहमति बना ली थी, वैसे ही कर लेते। खैर अश्विनी जी, आता हूं आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, क्योंकि सेंट्रल में तो आप ही हैं और सेंट्रल की तरफ से कानून लाए गए हैं, या तो आपकी पार्टी की सरकार आनी है या फिर अश्विनी जी की पार्टी की सरकार आनी है, ये तो नहीं मान रहे। लेकिन आप जब थे तो आपने भी एमएसपी को लेकर, स्वामीनाथन जी बार बार, स्वामीनाथन कमीशन के आयोग की रिपोर्ट चलती रही, स्वामीनाथन जी बार बार ये कहते रहे, आपकी तरफ से भी कुछ खास किया नहीं गया था इस मामले पर। देखिए, हमने स्वामीनाथन आयोग का जो मांग था उसमें हमने बोला था कि एमएसपी जो है यह कॉस्ट प्लस उसका 50%, मतलब जो भी पैदावार है उसका 50% प्लस करके एमएसपी को निर्धारित किया जाए। लेकिन यह मोदी सरकार जब 2015 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई और बोली कि यह सरकार C2 प्लस 50% देने में असमर्थ है, तो यह सरकार जो है कहीं ना कहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उस पर मानने को इनकार कर दिया था। देखिए, कुछ बातें हैं जो अश्विनी जी कह रहे हैं, मैं चंद बातें हैं उन पे जरा क्लियरिटी दे दूं जो ये अभी कह रहे थे। पहली चीज तो ये कह रहे थे कि अपना जो टैक्स लगता है मंडियों में और बाहर टैक्स नहीं लगता है, कृषि कानून में ये जो अच्छाइयां गिना रहे थे, तो कुछ चीजें हैं जो मैं भी गिनाने की कोशिश करता हूं, आप जरा सुन लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से सरकार किसानों को बर्बाद करने पे तुली है। 2006 में बिहार में यही सरकारी मंडी व्यवस्था खत्म कर दी गई। वहां के किसानों का क्या हुआ? वहां के किसान पंजाब और हरियाणा जैसे प्रांतों में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। आज वही सरकार कर रही है पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में, या कह लीजिए कि पूरे देश में, जहां पे सरकारी मंडियों की प्रथा जो है खत्म करने के लिए ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्होंने प्लान तैयार किया है। जहां पे अभी अश्विनी जी ने कहा कि सरकारी मंडियों में टैक्स लगता है और बाहर की मंडियों में टैक्स नहीं लगता है। अब आप समझिए कि किस तरह से किसानों को मजबूर किया जाएगा कि वह सरकारी मंडियों में जाके अपने अन्न को नहीं बेचे और वो बाहर जो अंबानी और अडानी के जो स्टॉल लगे हुए हैं वहां पे जाके मंडियों में बेचे। धीरे धीरे क्या होगा, वो मंडी प्रथा खत्म हो जाएगी, सरकारी मंडियां टूट जाएंगी, साल 2 साल के अंदर सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। और बाहर में जो ये बेच रहे थे, शुरू में तो ये उनको बहुत बढ़िया दाम दे के खरीदारी करेंगे, लेकिन जब इनका एकाधिकार हो जाएगा उस समय किसान को यह मजबूर करेंगे कि आप जो है हमें सस्ते दाम में गेहूं और जो भी दाल है या जो भी फसल है उसको सस्ते दामों में दीजिए। तो उस समय किसान जो है टूट जाएगा, उसके लागत का मूल्य भी नहीं उसको मिलेगा। पहली सबसे बड़ी खामी यह है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पूरे साल के दौरान 6% की एमएसपी की खरीदारी हुई है, आज क्यों नहीं मोदी सरकार इसको कानूनी जामा पहनाती है कि एमएसपी पे खरीदारी होगी, जो किसान बेचने आएगा उस पे एमएसपी की गारंटी, लिखित कानून बना दे। आप मौखिक रूप से गारंटी देते हैं लेकिन लिखित रूप से कानून नहीं बनाते हैं। वो कानून, वो लिखित रूप से आप कानून बना के दे दीजिए, किसानों को खुशी हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी खामी है, अभी आप देखिए इसमें क्या है, इन्होंने स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल हटा दिया है। कोई भी जो आड़तिया है वो कितना भी चाहे तो स्टॉक कर सकता है। आप समझिए, जब किसानों का पैदावार होगा उस समय ये पूरा स्टॉक अपने पास अपने जमा कर लेंगे, जो इनके अंबानी और अडानी अपने गोदामों में भर लेंगे। जब मार्केट में क्राइसिस होगा तो ऊंचे दामों पे उन्हीं को बेचेंगे। आपने लिमिट हटाकर कालाबाजारी को बढ़ाने का प्रयास किया है, ये तीसरी सबसे बड़ी खामी है। चौथी मैं खामी बता देना चाहता हूं कि इसमें इन्होंने एक और प्रावधान किया है। सर जवाब लेते हैं, रत्नाकर जी बहुत सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी चाय जी, बहुत सारे सवालों की बौछार उन्होंने आपके पर कर दी है, देखते हैं कितने का जवाब आप दे पाते हैं। और लेकिन इसमें एक चीज पर मैं भी, न सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी कह रही है, किसान कह रहे हैं। आपने बताया कि आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी सर किसान परिवार से आता हूं और मेरे पिताजी का व्यवसाय है, वो खेती ही है। किसान पुत्र हूं। वो खेतों में रात में काम करते हैं, रात में भी, क्योंकि गायों को रखाना होता है, आवारा गायें खा जाती हैं, फसल खा जाती हैं। तो वो जो एक जमीनी मुद्दों पर एक जमीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू हूं मैं, इसलिए चाहता हूं कि एमएसपी पर गारंटी का कानून आखिर क्यों ना आए। अश्विनी जी। जी पवन जी, देखिए रत्नाकर जी ने जो शुरुआत किया, आपके सवाल से इन्होंने जवाब किस तरीके से करनी काटी स्वामीनाथन कमेटी के। आज 2006 से शुरू हुआ
और 2015 में इन्होंने कह दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। भाई 14 तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं कर दिया? 15 में हमने दे दिया कि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 2006 तक तो आप थे, आप वहां फेल रहे। दूसरा आ जाइए, हमने बनाया कानून, हम लोगों ने पवन जी सीमांत किसानों के लिए ये कानून बनाया है। जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके लिए कानून है। इन्होंने कहा और बड़े सलीके से कहा कि वो परेशान हो जाएंगे और किसान उनके पास जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं सरकार ने मंडी बंद करने की कहीं कोई बात नहीं कही है, जो कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। आज जो अभी रत्नाकर जी की बात ले लेता हूं मैं कि किसान अंदर ना बेचे बाहर बेचे, तो फायदा किसका हुआ? किसान का हुआ फायदा। और किसान के फायदे के लिए ये लोग तत्पर नहीं है, ये लोग तैयार नहीं है। अभी एक उदाहरण, दो उदाहरण मैं दे रहा हूं। पवन जी, आपने किसान का कहा, मैं भी किसान का बेटा हूं, रत्नाकर जी भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। इसीलिए तो फिर बाजी हो जाती है ना, जब अंदर टैक्स लगेगा मंडी में और बाहर नहीं लगेगा, तो हर आदमी फिर बाहर ही मतलब जो है वहीं से व्यापार शुरू हो जाएगा। ऐसे में मंडी का तो कोई यूज नहीं रह गया। अब जब इस चीज का यूज नहीं रह जाएगा तो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी ना सर। या तो दोनों जगह से टैक्स हटा दीजिए या दोनों जगह लगा दीजिए। एक रूपता एक यूनिवर्सल पॉलिसी तो होनी चाहिए ना सर। देखिए, मैं पवन जी उस पर भी उसी पर आ रहा था। सवाल इतने थे तो अब नए सवाल आ जाएंगे तो पुराना सवाल थोड़ा सा दब जाएगा। ठीक है, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं जो टैक्सेशन की बात थी। मंडियों पर टैक्स आज तो लगा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लगाई है। ये टैक्स पहले से चला आता है। 2.5% आड़तियों का टैक्स है। आप उसका सिस्टम जानिए। और आप अगर किसान हैं, आपने कहा है कि किसान हम हैं, तो आप अनाज बेचने जब मंडी जाएंगे तो पहले आप डायरेक्टली अनाज बेचकर दिखा दीजिए। एपीएमसी में एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड होगा हम उसी को अनाज बेचेंगे। किसान डायरेक्ट मंडी में नहीं बेच सकता है, ये भी एक सत्य है। और उसके लिए वो उसको टैक्स देता है, अड़तिया को उसके पास ले जाता है। उसके बाद अड़तिया 3 दिन बाद उसको अगर बुलाता है तो 3 दिन रख रखाव का खर्च भी लेता है वहां। अब किसान को कितने तरीके से मारना चाहेंगे आप? कांग्रेस जो है इस चीजों को चाहती है कि किसान मरे। उसके उलट मैं कह रहा हूं, अगर मंडी के बाहर आते हैं आप, तो अभी पंजाब के किसानों ने तिलहन कितना बढ़िया दाम में बेचा है, ये कहने और बताने की जरूरत नहीं। 8,000 रुपए के आसपास सरसों बिका है वहां। ये किसान को फायदा हुआ है। इस चीज को कांग्रेस नहीं जाने देना चाहती है जनता के पास, ये मुगालते में रहती है। और हमारे रत्नाकर भाई की तरह प्रबुद्ध प्रवक्ता उसको मुलम्मा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। तीसरी बात मैं आना चाहूंगा, इन्होंने भंडारण की बात की। भंडारण सिर्फ अंबानी और अडानी नहीं करते हैं। अरे रत्नाकर जी, हमें फक्र होना चाहिए कि हमारे देश में 2 बड़े व्यापारी या टाटा बिरला ये सब व्यापारी हैं जो विश्व के व्यापारियों में नाम रखते हैं। और जब हमारी सरकार नहीं थी तो यही अंबानी आपके सरकार के साथ थे और आप लोगों ने इनको फायदा दिया है। उसका उदाहरण देता हूं, हरियाणा में जो आप अभी कह रहे हैं भंडारण की व्यवस्था, रत्नाकर जी चैलेंज करता हूं, आप पता करिए। और पवन जी, मैं आपको भी बताता हूं कि हरियाणा में जो भंडारण की व्यवस्था की गई थी, उस अडानी को लाइसेंस किसने दिया था भंडारण का? वहां पर सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। लिमिट क्या हटा दिया गया ना, ये समझिए। ये लोग क्या कहते हैं, देखिए कांग्रेस ने अभी एक सीतारमण जी ने कितना बढ़िया खुलासा किया, बड़ा शानदार खुलासा हुआ। आज उसका जिक्र शायद अपने भाषण में जो है राकेश टिकैत जी भी कर रहे थे। देश बिक रहा है, सेल का बोर्ड लगा हुआ है। भाई साहब, हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा, देश के वित्त मंत्री हैं वो, उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं, हम बेच रहे हैं। हमने लीज पर दिया है, बेचा नहीं है। कोई भी चीज हम दे रहे हैं। मान लीजिए रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, कुछ भी है, इसकी शुरुआत किसने की? उन्होंने कहा जो देश के दामाद हैं माननीय वाड्रा जी, उनके पास दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। ये शुरुआत वहां से हुई है, उसके कागज के प्रमाण भी आ गए हैं। तो ये कांग्रेस क्या कहेगी? खुद नंगी है कांग्रेस। और आज हम तो कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई संसाधन है, हमने इकट्ठा पैसा लिया, उसको लीज पर दिया। स्वामित्व तो हम नहीं दे रहे हैं किसी को, कोई स्वामित्व तो नहीं है। तो देश बिकने का कोई मतलब ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रत्नाकर जी आपसे जवाब लेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। खबरनामा, खबर से असर तक।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरनामा में। आज हम बात कर रहे हैं, वरुण गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि ये किसान हमारे ही खून है, इनसे दोबारा बात करनी चाहिए। और इसी पर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दोनों ही पैनलिस्ट मौजूद हैं। रत्नाकर जी, आपके पास आते हैं, आप अपना जवाब पूरा करिए जो तमाम सवाल अश्विनी जी ने उठाए। देखिए, कांग्रेस को कोसने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं इनका जवाब चाहूंगा। अगर ये दे सकते हैं तो मेरी भी समझदारी बढ़ेगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार 7 साल की यह सरकार है, 7 साल में सरकार ने क्या किया कि आज जीडीपी जो है -7.3% हो गई। सरकार ने 23 लाख करोड़ सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इनकम जनरेट किया है, और वह संपत्तियों को लीज पे कहिए या हमारे ठेठ भाषा में बेचने को कहिए, ठीक है, 6 लाख करोड़ इकट्ठा करने का जो दावा कर रही है, वो किस तरह से उसमें मैनिपुलेट कर रही है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये सरकार कर क्या रही है? घड़ी थोड़ा सा हमको इजाजत कम दे रही है, 10 सेकेंड में अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर पाए तो। जी देखिए, सरकार एक तरफ 6.5 लाख करोड़ इन्हीं पूंजीपतियों का लोन माफ कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय संपत्तियों को, जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी अपने खून पसीने की मेहनत से, जो देश के लोगों ने टैक्स दिया है, उससे जोड़ जोड़ के बनाया है, उन्हीं संपत्तियों को इन्होंने अभी अपने ही अंबानी और अडानी जैसे मित्रों को गिरवी रख दिया है। तो आप समझिए, एक तरफ उनको लोन माफ कर दिया गया, दूसरी तरफ उन्हीं संपत्तियों को अडानी और अंबानी के पास लोन रख के और उनसे 6 लाख करोड़ रुपया लिया जा रहा है। मतलब उनको फ्री में हमारी संपत्तियों को गिरवी रख दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि आप जो टैक्स से पैसे वसूलते हैं 23 लाख करोड़ रुपए, या जो भी आपकी आमदनी होती है, वो पैसे आप कहां खर्च कर रहे हैं? कहीं तो दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पे है, के साथ रोकना पड़ रहा है। घड़ी इतनी इजाजत दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।